अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक नहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाएंगे। ये कहानी है थाना हेर पुलिस स्टेशन की, जहां दो बेटियों की मां को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो जहेज़ में मिलने वाली कार को अपने शोहर के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर रही थी। नाज़रीन, ये वो बेटी थी जिसके वालिदैन ने अपनी बेटी को जेवर और कार दी थी, लेकिन उसका शोहर जो अब मुलजिम है 25 से 30 लाख रुपए का जेवर फरोख्त करके जुए में हार गया। जब कार उसके नाम ना हुई तो उसने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और बिल आखिर मौत के घाट उतार दिया। ये वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह लालच और नशा इंसान को हैवानियत की हद तक ले जाता है और एक बेटी अपनी ज़िंदगी की कीमत अदा करती है। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे मुद्दई मुकदमा और मकतूला के तायाजाद भाई की गुफ्तगू, जो इस वाक़े के बारे में अपने तासरात बयान करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया कि एक और हवा की बेटी को निशाना बनाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। थाना हेर पुलिस स्टेशन की हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जो शोहर और दीगर ससुरालियों के तशद्दुद से एक नौजवान खातून को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। मुकदमे के मुद्दई और तायाजाद भाई वो हमारे साथ हैं। ये वाक़या होता किस तरह से है, किस तरह से कत्ल की वारदात करते हैं मुलजमान, और इस मुकदमे के मुद्दई की ज़ुबानी हम जानते हैं कि ये हुआ क्या। भाई, आप अपना नाम बताइएगा और मरने वाली जो खातून थी उसके साथ आपका क्या रिश्ता था? मेरा नाम यासिर है और वो मैं सोबिया मेरी बहन थी जिसका कत्ल हुआ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? ये मतलब है मेरे वालिद साहब को ना 4 माह हो गए, 4.5 माह फौत हुए। अच्छा। वालदा बैठी थी इद्दत में, वो घर इद्दत में से उठना था, मतलब पीर वाले दिन। वो हमने घर में ना कुरान खानी वगैरह मतलब बहनों को बुलाया था सबको। तकरीबन हमारे ना मतलब वालदा जब इद्दत में से उठती है वो अपने भाइयों के घर चली जाती है। ठीक है, वो रवाज है? हाँ, रवाज है वो। आपके रवाज है कि हाँ जी, जब कोई खातून इद्दत से उठती है तो वो अपने भाइयों की तरफ जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वो रात को चले गए, मतलब कोई 10 को बजे मामू वगैरह ना वालदा को लेकर पीछे से मतलब बहनें, मैं भी घर से बाहर था। वो पहले ही मतलब धमका रहा था बहन को कि हिरासा कर रहा था कि ये मतलब नहीं जाना। अच्छा, बच्चे कितने थे? बच्चे 2 थे। 2 बच्चे थे, बेटा बेटी? दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे थे, ठीक है। और शादी कब हुई थी, कितने बरस पहले? तकरीबन 2021 में शादी। 2021 में। बरादरी है आपकी या रिश्तेदारी है? बरादरी है। ठीक है, आप मवाती हैं? हाँ जी, वो भी मवाती? हाँ जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वो वालदा को ले जाते हैं मामू वगैरह। फिर तकरीबन 11 बजे ही आता है। घर नहीं हमारे आता, बाकी सारे मेहमान आए, घर हमारे नहीं आया। बाहर ही मतलब हिलता जुलता रहा, अंदर नहीं आया। ठीक है, बहन आई? बहन अंदर ही थी। ठीक है। बहन ने कहा था भी कि मैंने, दूसरी बहनों थे कि मैंने नहीं जाना साथ। मैं बाहर चला गया, वो ज़बरदस्ती उसको ले गया तकरीबन कोई 11:30 बजे रात को। ठीक है। वो फिर सुबह कॉल आती है हमें तकरीबन ना 12 बजे कि आपकी उसके भाई ने फ़ोन किया मुझे कि आपकी बहन ने मतलब पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली है। अच्छा, ये हेर पुलिस स्टेशन हाँ जी, की हदूद है। गांव का क्या नाम है? मलको की गांव का नाम। मलको की गांव है, ठीक है। वहाँ फिर हम जाते हैं तकरीबन कोई 1:45 बजे। ठीक है। वहाँ जाके देखते हैं कि बहन हमारी मतलब उन्होंने मंजी पे डाला हुआ था। वो जब हमने जाके देखा, उन्होंने तो कहा था ना खुदकुशी की है इसने पखे के लटके। हमने जब जाके देखा तो वो मतलब बड़ी उसके साथ जुल्म किया, तशद्दुद था। हाँ, तशद्दुद किया। हाथ जिस्म पे निशान थे? जिस्म पे निशान, पाँव पे निशान। अच्छा। गर्दन पे निशान। फिर भाई करते हैं 15 पे कॉल। ठीक। पुलिस आती है वहाँ पर, वो सारा मतलब SHO भी आता है, DSP साहब भी आते हैं। वो मौका देखते हैं, वो फिर देखते हैं कि मतलब वाक़या कहाँ पर हुआ है। ठीक है। वो पंखा देखते हैं। ठीक है। पंखा वो देखते हैं, पंखे पे तकरीबन इतनी रेत चढ़ी होती है, जिस वो पंखे की कहते हैं कि यहाँ पे लटक के, यहाँ पे लटकी हुई है। फिर उसका एक भाई और उसकी भाभी जो उसके साथ रहते हैं, उसकी भाभी कहती है कि जी ये मैंने खुद पुलिस वालों से और हमसे भी कि ये मैंने उतारा, पंखे थे इसको। अच्छा। फिर वो SHO साहब कहते हैं कि उनको साथ जो लेडीज़ कहती हैं उनकी भाभी कि ये
दिखाएं हमें वो कौन सा पंखा, वो फिर लेके जाती है। ऐसे तो साहब देखते हैं कि वो मतलब खुद चेक करते हैं ऐसे तो साहब, पंखे पे कोई निशान नहीं, कोई मतलब वो नहीं है इस तरह का कोई वाक़या कि ये पंखे के साथ लटकी है। ऐसे तो साहब भी अपने फिर DSP साहब भी आते हैं, वो भी सारा मतलब देखते हैं उधर आके, ऐसा उनको कोई मामला नहीं नज़र आता। फिर वो कहता है कि शक जो है उनको यकीन में हाँ, बदल जाता है। हाँ, यकीन में बदल जाता है कि कत्ल किया। ठीक है। फिर ऐसे तो साहब उसके मतलब 2 भाइयों को और उसकी भाभी को साथ ले जाते हैं। ठीक है। ये सर तकरीबन ना 2 माह से 1.5-2 माह से बच्ची को मतलब हिरासा कर रहा है, उसका जेवर भेज दिया, जुए पे लग गया तकरीबन। ठीक है। जुआ खेलता था? जुआ कौन? खेलता था, हमें तकरीबन 1 माह 1.5 माह पहले आपका बहनोई? हाँ, हमारा बहनोई जुआ खेलता जुआ था? खेलता था। वो काम कुछ करता था? जी कोई काम हाँ, काज? वो स्टाम्प फरोश था, ये स्टाम्प फरोश था। करती। अच्छा, हाँ जी। तो जुआ खेलता था। कोई माली तौर पे भी प्रॉब्लम थी, नुकसान कुछ इस तरह का, पैसे की ज़रूरत आपको डिमांड करती हो? हाँ जी, पहले तो उसने ना बहन ने बताया नहीं, वो जेवर उसका था तकरीबन ना कोई 7 से 8 तोला, 25-30 लाख का था। अच्छा। वो उसने बेच दिया था। अच्छा। फिर उसके बाद उसने डिमांड की पैसों की, पैसे भी मैंने दिए। भाइयों मेरे कज़नों को भी उसने फ़ोन किया, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। 2 लाख देकर मैं 8 दिन पहले आया हूँ उसके घर। अच्छा, फिर कि बहन का घर बस सारे हाँ जी ज़रूरत हाँ है जी, शोर के साथ। शोर के साथ तो क्या कहती थी बहन के, क्यों ज़रूरत है पैसों की, क्या? वो मतलब सहमी रहती थी, पता नहीं कितना उसको डराया हुआ था। नहीं, उसने- आपको क्या ज़रूरत का कहती थी कि पैसे क्यों चाहिए? वो कह रही घर में ज़रूरत है, वही चाहिए पैसे। मतलब उसने इतना उसको बच्ची को डराया धमकाया, उसने बात पूरी हमें नहीं बताई। ठीक वो है। तो फिर हम आपने बहन की खुशी के लिए हाँ पैसे जी, दे दिए? जी जी। वो फिर हमने पूछा इधर उधर से गांव से, उन्होंने तकरीबन वो जुआ खेलता था, कोई 40-50 लाख रुपए का जुआ हार चुका था, जिसमें 25-30 लाख का जेवर भी चला गया, हाँ। आपके पैसे भी जाते रहे। जाते रहे हैं। ठीक है। कोई नशा वशा भी करता था? नशे का नहीं पता आपको? हाँ जी, ठीक है। हमें सिर्फ जुए का पता लगा। फिर उसके बाद उसने मतलब उसको धमकाने लगा कि ये गाड़ी सेल करें। मैंने शादी में ना गिफ्ट की थी बहन को गाड़ी। बहन को गाड़ी हाँ जी, गिफ्ट की आल्टो, थी? हाँ, अच्छा, आल्टो गाड़ी ठीक है। गिफ्ट की थी। फिर वो उसको गाड़ी बहन के नाम थी, उसको गाड़ी चला भी लेती थी बहन? नहीं गाड़ी यही चलाता था? हाँ, यही चलाता था। वो बहन ने कहा आपने मेरा जेवर भी बेच दिया, इधर उधर से मैंने पैसे भी मंगवाए, तो मैंने गाड़ी नहीं आपको सेल करने देनी। वो इसी वजह से इसने मतलब बहन का कत्ल किया मेरी का, पैसे ना देने की हाँ, वजह पैसे से। ना तो देने। कोई कत्ल से पहले कभी बहन ने जिक्र किया हो कि ये मुझे मारता है, इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं की, या खुद ही सहती रही? खुद ही सहती रही है, जिक्र ही तो नहीं किया उसने। सहमी सी रहती थी। हमारा ना वालिद साहब होता बहुत लाडली थी, वालिद साहब की भी और भाइयों की भी। एक ही बहन है? नहीं 3 बहनें। ठीक है। ये लाडली थी, हाँ, ये सबसे छोटी लाडली थी? हाँ, सबसे छोटी, बड़ी मासूम थी। हम्म। बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया। कैसे तशद्दुद, कहाँ कुछ मारा? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है पोस्टमार्टम हो चुका है उसका, उसमें क्या आया? रिपोर्ट अभी नहीं आई। रिपोर्ट अभी वो नहीं? कहते हैं 1-2 दिन में आ जाएगी। ठीक है। मुलजिम पकड़ लिए? मुलजिम 2 पकड़े गए नामजद। कौन कौन से? एक जो बहन का उसका- जेठ था? हाँ जी। ठीक है। एक उसका मतलब घरवाली, दोनों। उसकी बीवी? हाँ जी, दोनों मियाँ बीवी पकड़े गए। एक उनका भाई पकड़ा गया। ठीक है। 3 वो लोग? नामजद नहीं है। 3 लोग? हाँ, तीसरा नामजद नहीं है। ठीक है। और जो नामजद- शोहर है, शोहर- मेन जो मुलजिम हाँ, है? मेन जो मुलजिम है वो फरार है, उसने अपनी बेल करवा ली है। अच्छा, तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है इंशाल्लाह हम अपने, कल हम गए थे थाने को शाम को, उन्होंने कहा मुलजिम ने करवा ली है बेल। अब वो आपकी वो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके मुताबिक फिर हम करते हैं कुछ। तो किसी सीनियर ऑफिसर से मिले आप? कोई जी मैं कल SP ऑफिस भी गया हूँ। एसपी साहिबा, हाँ, एसपी कैंट हाँ, इन्वेस्टिगेशन से मिले? हाँ जी जी। क्या कहती हैं? उन्होंने बड़ा माशाल्लाह हमें अच्छी तरीके तसल्ली से दी? हाँ, मैनेज किया। उसी टाइम उसने चौकी इंचार्ज को मतलब इन्वेस्टिगेशन है जो इंचार्ज है उनको कॉल की कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है। और मुलजिम मुझे 5 बजे गिरफ्तार किया, हमारे जो सामने उसने बात की थी उसी टाइम। ठीक है। इतनी उन्होंने कहा आपको इंसाफ मिलेगा। फिर हम वहाँ से आगे SP ऑफिस थाने। आपको पता है कि ख़वातीन और बच्चे वज़ीर आला पंजाब का जो है वो रेड लाइन है कि कोई हाँ जी। खातून के साथ
और ख़ासकर इस तरह से कत्ल बेदर्दी के साथ हाँ जी। शोहर कर दे, ससुराल वाले कर दे, तो कहीं पे वज़ीर आला होटल पे शिकायत की हो, IG पंजाब को कोई कहीं पे कंप्लेन की कि मुलजिम गिरफ़्तार होना चाहिए, नहीं, शिकायत तो अभी तक नहीं। कोई कहीं पे दरख्वास्त की हो, SP तक ही सिर्फ आप हाँ, SP तक हम। मुतमिन है लगता है आपको? मुकदमा आसानी से दर्ज हो गया था? हाँ जी, आसानी से दर्ज हो गया। कोई पुलिस की तरफ से कोई ऐसी चीज़, फिलहाल तो अभी तक कोई अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है वज़ीर आला साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए। बड़ी हमारी बहन के साथ ज़्यादती हुई है, बड़ा कुछ उसने सहा है, बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल किया गया है। हमें अपील करता हूँ कि वज़ीर आला साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए। आप अपना नाम बताइएगा और आपकी तायाज़ाद बहन थी? मेरा नाम फरहान रहीम है, मेरी तायाज़ाद बहन थी। ठीक है, मैं सबसे बड़ा कज़न हूँ फैमिली में, ठीक है। और हमारी बहुत ही मासूम, बहुत ही लाडली बेटी थी हमारी, और बेदर्दी से मार दिया? जिसको बहुत ही बेदर्दी से जिसको कत्ल किया गया। बच्चे उसके कहाँ हैं? बच्चे उसके उधर ही हैं, उनके पास बच्चे। उन्होंने हमारे सामने वो शो ही नहीं किया। जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे हैं, हमें जैसे ही कॉल आई है, हम फ़ौरन वहाँ से निकले हैं, उनके घर पहुँचे हैं, तो उन्होंने बच्चे हमारे सामने शो ही नहीं किया, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने। अच्छा, जी। तो आपको क्या लगता है कि वजह जो है भाई ने बताई? जी, जुआ, बिल्कुल, ये पैसों की ज़रूरत, पैसों की नाचाकी, ज़रूरत, बिल्कुल यही मेन वजह ये है। पैसे ना मंगवा सकी, पैसे गाड़ी ना- ट्रांसफ़र ना कर सकी? गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकी उसके नाम। गाड़ी हमने अपनी सिस्टर को दी थी गिफ्ट शादी पर, ठीक है, और बहुत ही धूमधाम से हमने उसकी शादी की थी। पीछे सारे मामला अच्छे चलते रहे फिर जब से, लेकिन हमारे चाचा फौत हुए हमारे, उसके कुछ अरसे से बाद ये इसने हमारी बहन को तंग करना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, वैसे तो अक्सर घरों में जब कोई मामूली नौयत की तल्ख़ कलामी होती है, कोई थोड़ी बहुत शोहर की तरफ से तशद्दुद भी किया जाता है, लेकिन वालदैन भी और ख़वातीन भी चाहती हैं कि चले घर ख़राब नहीं होना चाहिए। जी लेकिन जुआ किसी का ना हुआ, जी जुए की लत पड़ गई और 40-50 लाख रुपया जो है वो कर्ज़ा हो गया, कर्जा हो गया। 20-25 लाख रुपए का जेवर बेच दिया। फिर जी। कुछ भाइयों से भी लाखों रुपया वो बहन लेती रही, पर्दे डालती रही। कभी फैमिली में किसी को जिक्र हुआ हो कि क्या अचानक ऐसे हुआ कि नहीं। पैसों की? फैमिली में अगर ये पहले हमें फैमिली में शो ऑफ हो जाता तो शायद कुछ इस पर कंट्रोल हो सकता था, लेकिन हमारी बेटी हमारी ने वो खुद ही बर्दाश्त करती रही है, हमें उसने शो नहीं करवाया। रिसेंटली तो उसके वालिद की अभी डेथ हुई है, 4 माह 10 दिन जिस दिन वो हमारी बेटी कत्ल हुई है, उसे एक दिन पहले उसकी वालदा अपनी इद्दत में से उठी है। 4 माह 10 दिन, 4 माह पहले तो हमारे चाचू की डेथ हुई है। तो वो बच्ची जो है ना, उसने इस वजह से कि मेरे तो जो हैं वालिदैन पहले ही परेशान है, वालदा परेशान है, बहन भाई भी परेशान है, चाचा हमारे अचानक फौत हो गए हैं, तो उस वजह से उस बच्ची ने कुछ हमें बताया ही नहीं, खुद ही वो बर्दाश्त करती रही है। भाई भी जो है कुछ 8 दिन पहले उसको 2 लाख रुपए घर जाके दे के आए हैं कि बहन खुश रहे। बहन खुश रहे। अब जो उसने किया है, अब वो गाड़ी जो है वो बच्ची के नाम है, अब उसके ट्रांसफ़र की उससे डिमांड करता रहा है। अब देखें ना, वो जुआ खेल रहा है, उसको तो पैसे चाहिए हर जगह से। अब बिल्कुल जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी कि वही जो अक्सर होता है, पैसों का लालच, जुए की लत एक मासूम खातून की जो है वो जान ले गई। और दूसरी जानिब जो बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मकतूला के, उनके बारे में भी कुछ नहीं पता। पुलिस जो है वो हमेशा की तरह यही दावा करती है कि मुलजमान को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी, लेकिन मुलजिम ने, जो मरकज़ी मुलजिम है, उसने अबूरी ज़मानत करवा ली है। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट जो हैं, उनकी जानिब से भी वादा किया गया है और ये हुकूमत पंजाब की भी पॉलिसी है। वैसे तो कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, उनकी रेड लाइन को क्रॉस किया गया। ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से सख्त अहकामात हैं और फौरी कानून हरकत में आता है इस तरह के केसेस में। इस ख़ानदान से जुड़े लोग और क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं।
नाज़रीन, आपने मुद्दई मुकदमा और मकतूला के तायाजाद भाई की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने अपनी बहन के कत्ल के बारे में दिल दहला देने वाले इंकिशाफात किए। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू ये है कि मकतूला सोबिया का ताल्लुक मवाती ख़ानदान से है, जिन्होंने अपनी सबसे प्यारी बेटी को जहेज़ में दुनिया की हर वो चीज़ दी थी ताकि वो अपने घर में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सके। नाज़रीन, ये वो बेटी थी जिसके 2 कम उम्र बेटे आज ससुराल वालों के पास हैं, वही ससुराल जहां उस बेटी को कत्ल कर दिया गया। अब सवाल ये है कि इस जुर्म के बारे में ताया, चचाजाद भाई और दीगर रिश्तेदार क्या कहते हैं। उनके तासरात ना सिर्फ इस वाक़े की संगीनी को उजागर करते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि किस तरह एक ख़ानदान अपनी बेटी के कत्ल पर इंसाफ की दुहाई दे रहा है। आइए सुनते हैं ताया, चचाजाद भाई और दीगर रिश्तेदारों की ज़ुबानी। सोबिया नासिर, मैं उसका कज़न हूँ और जैसे हमें इतला मिली है हम उधर तकरीबन आधे घंटे के बाद मौके पे पहुँच गए थे। मैं ख़ुद मौके पे मौजूद था। जो भी हमने 15 पे कॉल की, उसके बाद जैसे भी थाना हेर लगता है गांव मलकू की, जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, जब हमने कॉल किए तो उसके बाद चौकी इंचार्ज भी वहाँ पे आया, उसके बाद SHO साहब भी वहाँ पे आए, उसके बाद DSP साहब भी आए और फॉरेंसिक टीमें भी आई हैं, क्राइम सीन की टीम भी आई है, उसके बाद PSF वालों की टीमें भी आई हैं। तकरीबन 5 से 6 टीमें वहाँ पे आई हैं जो मुआयना किया है। हमें बताया गया था कि ने आपकी जो बच्ची है उसने ख़ुदकुशी की है और कुछ लोगों के वहाँ पे बयानात थे कि ना इसको करंट लगा है, लेकिन सबके सेम बयानात वहाँ से नहीं मिल रहे थे। इसलिए हमने 15 पे कॉल की। हमें शक हुआ कि जब हमने जाके अपनी बहन को देखा तो उसके जिस्म पे बहुत से निशानात थे, तशद्दुद किया गया था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद उसके साथ किया गया। वो इतनी मासूम बच्ची थी कि वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ख़ुदकुशी की तरफ चली जाए। लेकिन जब हमने वहाँ पे जाके देखा कि उनके जिस्म पे निशानात हैं तो हमें शक हुआ कि ये मर्डर हुआ है। उसके बाद जब SHO साहब आए, उन्होंने भी तहकीक की, उन्होंने भी यही ज़ाहिर किया कि ये कोई ख़ुदकुशी नहीं है, ये एक मर्डर है। क्योंकि जिस औरत ने हमें बताया कि मैंने इस पंखे से उसको उतारा है, जब SHO साहब ने उसकी तहकीक की तो पंखे के ऊपर बहुत सी गर्द जमी हुई थी, वहाँ पे सारा डस्ट था। तो आपको पता है कि जब डस्ट वहाँ पे मौजूद था तो वहाँ से कोई चीज़ ना पंखे से कोई लटकी है और ना ही उस पंखे को यूज़ किया गया है। तो अब हमारी यही अपील है CM साहिबा से, ठीक है, DIG पंजाब से, कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 3 साल का बेटा, एक 1 साल का बेटा है। पहले ही उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई कि उसके वालिद, जो अभी 4 माह पहले इंतकाल किया उसके वालिद ने, उसकी वालदा इतनी परेशान है, इद्दत से उठी हैं जिस दिन वो यहाँ पे मिलने आई हैं। तो इससे बड़ा जुल्म किया होगा कि एक उसके दामाद ने उसको ये इद्दत के बाद ये तोहफ़ा दिया कि उसकी लाश लिपट के घर पे आई है, उसकी बेटी की लाश दी उसको तोहफे में। तो ये हमारी DIG साहब से भी, फैसल कामरान साहब से भी, CM मोहतरमा जो पंजाब हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमें जब यहाँ से कॉल की है इसके भाई को 12:15 बजे के राउंड पर कॉल की उन्होंने कि आपकी बहन फ़ौत हो गई है। तो पूछा कैसे फ़ौत हो गई, करीब फंदा लगा लिया उसने। तो ज़ाहिर बात, हम मौके पे हम सारे कज़न वहाँ पे एक साथ पहुँचे हैं। तो हमने जब वहाँ मामलात देखे हैं उनके, जाके वहाँ पे बॉडी देखी है, वो हाथ पे ज़ाहिर बात निशान वगैरह थे उनके ज़ख्म के, तशद्दुद के, और पाँव पे कुछ निशान थे। तो उससे ज़ाहिर बात है हमें शक हुआ कि यार ये ख़ुदकुशी नहीं है, इन्होंने इसका कत्ल किया है, इसके ऊपर मारपीट की है, जो भी किया है। तो ज़ाहिर बात फिर उनकी जो औरतें वगैरह थी और जो वहाँ पे उनके 1-2 मर्द थे, बाकी तकरीबन सारे मर्द उनके निकल गए थे वहाँ से। उनका ससुर उधर मौके पे मौजूद नहीं था। ज़ाहिर बात है बाकी 6-7 भाई हैं वो, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 भाई वहाँ पे मौजूद थे। फिर जो उनका शौहर था वो भी मौके पे हमने देख के वहाँ फ़ौरन वहाँ से भाग गया। तो ज़ाहिर बात है हमें उसके बाद थोड़ा शक हुआ कि यार ये इन्होंने मर्डर किया है। तो ज़ाहिर बात है उसके बाद हमने हाथ पाँव देखे उनके, तो ज़ाहिर बात निशानात मिले। फिर हमने 15 पे कॉल की है उधर। ज़ाहिर बात है उसके बाद सारा प्रोसीजर, तो सारी टीमें आई हैं वहाँ पे, उन्होंने ख़ुद चेक किया। तो वो ज़ाहिर बात उन्होंने ख़ुद तसल्ली हो गई कि यार ये मर्डर ही है एक किस्म का। तो फिर ज़ाहिर बात है अभी उन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह किया, उसका करवाया है। तो ज़ाहिर बात रिपोर्ट 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद ज़ाहिर बात पता चलेगा कि क्या असली हक़ाइक़ हैं। ज़ाहिर बात है जो हमारी अपील है मोहतरमा मरीम नवाज़ से कि आप पंजाब की माँ हैं, ये भी आपकी एक बेटी है, समझें। नाज़रीन, आपने मकतूला के ताया और चचाजाद भाई की गुफ्तगू सुनी, लेकिन मवाती ख़ानदान की एक और ख़ुसूसियत ये है कि वो एक दूसरे के दुख में बराबर के शरीक होते हैं। उनकी शादियाँ अमूमन ख़ानदान के अंदर ही की जाती हैं और बाहर करने का रुझान ना होने के बराबर है। यही वजह है कि ये शादी भी मवाती ख़ानदान में ही हुई थी, जो हेर के इलाके में रहायश पजीर है।
मरने वाली बेटी के बारे में जब बहनें और भाभियां बात करती हैं तो वो सिर्फ उनका नाम लेकर रोती हैं। उनके आंसू और फरियाद इस दुख की शिद्दत को जाहिर करते हैं कि वो इंसाफ की अपील करती हैं कि उनकी बहन, उनकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ उसका हिसाब कानून के मुताबिक लिया जाए। आइए सुनते हैं बहनों और भाभियों की जुबानी। वो मेरी भतीजी है, बहुत मासूम थी, बहुत भोली थी, वो लड़ाई से बहुत डरती थी, वो किसी के सामने बोलती नहीं थी। जब हमें फ़ोन आया कि वो फोत हो चुकी है, उसने फंस लिया था, हम उनके घर गए, हमने देखे तो उसके गले में बहुत ज़्यादा निशान पड़े हुए थे, सूजे हुआ था निशान, सारे चेहरे पे सारा दिया। मैंने अपनी भतीजी को खुद गुस्ल दिया, सारा जिस्म उसका इतना लीला हुआ कि बहुत ज़्यादा। जालिमों ने बहुत उसके साथ तंग जास्ती की है। तो हमारी गुजारिश है कि मरीम नवाज से हमें इंसाफ दिलवाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, अब आप हमें ये बताएं कि वो बच्चे किससे माँ कहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का है, 1 साल का है, वो किससे माँ कहेंगे जिसे माँ का प्यार नहीं मिला। उसका बाप उसे माँ को फौत करके जालम बन गया। तो मेरी मरीम नवाज से गुजारिश है, इंसाफ दिलवा, हमारे घर आए, हमारे सिर पे हाथ रखे, हमारे दुख में शामिल हो, मेरी भतीजी को इंसाफ दिलवाएं वो, और उस जालम को गिरफ्तार करके उसे सजा दे, खून के बदले खून मिले। जी, वो मेरी भतीजी थी, सोबिया उसका नाम था। वो ना घर में बहुत माड़ी गरीब सी ऐसे होते थे ना, कमज़ोर बहुत, दिल की बहुत कमज़ोर थी। कोई बात करती थी तो डर जाते। हम घर में आते थे, मैं मुझसे कहती फूफो आपने पानी पीना है, मैंने कहा पानी से डरा दोगे। अच्छा फूफो मैं जल्दी से खाना बना के लेके आती हूँ आपके लिए। मुझसे झगड़ना नहीं, मैं हंस के बात कर देती थी। मैंने कहा चल बेटी कोई नहीं, मैं तो वैसे ही हंस रही हूँ। बहुत मासूम सी, अब उसका दर्द बहुत है, इतना दर्द है उसका। मेरी बेटी को इंसाफ होना चाहिए। हम उनकी कौन कौन सी बातें याद करके रोए, कौन कौन सी बातें करके हम उसकी तारीफ़ें करें, कौन कौन सी बातों हम उसके दिल से, अपने दिल से निकाल। बहुत बेटी थी मेरी, बहुत मासूम बच्चे थे मेरे। मरीम नवाज से भी हमारी माँ है, हमारी बेटी को हमें इंसाफ दिलाए, जो भी उससे बने। हमने इंसाफ चाहिए, जो भी चाहिए हमारा इंसाफ हमें हक में मिले। वो जालिमों ने वो बहुत मारते पड़े हुए करते। अल्लाह माफ़ी दे वैसे जालिमों को, अल्लाह उनको दे। वो झगड़ा कोई भी घर में होता हमें बताता तो सही, मिलता था, उन्हें कहना था फूफो ये झगड़ा है, आपकी बेटी ये करते वे करते, वो कुछ तो हमें बताता है, कुछ नहीं बताया। 1-2 दफ़ा मिला था, हंस के मिलना, हंस के वे करना सारा काम। कोई ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं थी। घर में झगड़ा होता है, बेटे का बाप बेटे का होता है, माँ बेटियों का होता है, बहन भाइयों का होता है, मियाँ बीवी का होता है। कभी कोई ऐसी बात ही नहीं आई, वाक़या ही नहीं आया। अगर जो ऐसा वाक़या होता तो बंदा सुनता भी, कहता भी, जो भी कुछ होता। ये ऐसी कोई बात ही नहीं आई। जैसी नौबत आती तो हम कोई न कोई हल करता उसका। उसकी माँ इद्दत में थी, उसका हल तो फिर निकलता नहीं। माँ इद्दत से उठी है तो माँ को तो बहुत ही एहसास होता है ना बेटी से। माँ तो कुछ ना कुछ करके देती ना अपनी माँ को, जो वो बताती, दुख बताती, जो भी कुछ होता वह करती है। वह तो करना ही पड़ता ना, फिर कुछ मौका ही नहीं दिया। अब उसका क्या करे ऐसे जालिम का। अब वो माँ नमाज है, हमारी मरीम नमाज ही हमें ये फैसला करके दें, जो भी उसने लिखा है। उसका मुकद्दर में लिखी ऐसी थी कि वह माँ झूठी माँ है। अगर ये झूठी माँ है मरीम, तो ये हम इसे झूठी कहेंगे। अगर ये माँ है, इसे एहसास है, इसे जो भी कुछ है दुख दर्द है, वे हमारे घर आए, हमारा दुख दर्द से है, हमारी बातें सुने, हमारा जालिम को हमारे सामने लेके उसको करें, जो भी उसका इलाज करना है। हमें इंसाफ चाहिए। मैं ना सोबिया की बड़ी भाभी हूँ, मेरी नंद थी, बेचारी बहुत अच्छी थी, नेक थी, इतनी अच्छी थी जितना कहें उतनी कम। कभी वो आगे से बोली नहीं थी, कभी कोई ऐसा मसला ही नहीं हुआ। 1.5-2 माह से कोई मसला चल रहा था गाड़ी का, कोई ऐसे जुआ खेलता। कभी उसने अपने मियाँ की कभी कोई बुराई नहीं की, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह रखता था। बस थोड़ी देर से मसले मसाइल बन रहे थे, तो ये कोई बात तो नहीं थी। हमारी बच्ची को इतना बेदर्दी से मारा, उसका जिस्म इतनी बुरी तरह से उन लोगों ने नोचा हुआ था। हमने उधर जाके देखा, हम उसे देख के हमारे जिस्म काँप उठा। 2 बच्चे मासूम, वो किससे माँ कहेंगे। बच्चों जैसा प्यार उन लोगों को मिलेगा? उन बच्चों का क्या कसूर था? वो दरिंदा, उनको पकड़ के उनको मारा जाए इसी तरह से जैसे उसने हमारी बच्ची को मारा, फिर हमें सुकून मिलेगा।
नाज़रीन, आपने मकतूला के ख़ानदान के दीगर अफराद की गुफ्तगू सुनी, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख और कर्ब उसकी माँ और बहनों के दिल में है। वो माँ जिसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, और वो बहनें जो अपनी छोटी बहन की शराफत, कम गोई और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की आदत पर कस्में खाती हैं, आज इंसाफ की दुहाई दे रही हैं। उनका कहना है कि मकतूला ने कभी अपने शोहर के बारे में कोई शिकायत नहीं की, ना ये बताया कि वो जुआ खेलता है, ना ये कहा कि उसके साथ सलूक अच्छा नहीं, बल्कि हमेशा वो अपने शोहर की तारीफ करती रही। लेकिन इसके बावजूद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बिल आखिर कत्ल कर दिया गया। मजीद जुल्म यह है कि इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। ये गुफ्तगू उस दुख की शिद्दत को बयान करती है जो एक माँ और बहनों के दिल में है, और ये इंसाफ की पुकार है कि उसकी बेटी के खून का हिसाब लिया जाए। आइए सुनते हैं माँ और बहनों की जुबान। दहाई करीबी लोगों की, रिश्तेदारों की, भाइयों की आपने गुफ्तगू सुनी। अब वो माँ जिसका दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, और वो बहनें जो 3 बेटियां थीं, इनकी एक जालिमों ने कत्ल कर दिया उसको। माँ जी, क्या बेटी का मसला था? शोहर ने क्यों कत्ल किया? क्या लगता है आपको? पहले तो कोई मसला नहीं था। अब बस दरमियान में जब से उसका अबू फौत हुआ है 2 माह से मसला बन रहा था। कह रहा था ये गाड़ी मेरे नाम करवा, जो गाड़ी आपके नाम है। मैंने इतनी अच्छी शादी की थी अपनी बेटियों के, 1 करोड़ रुपये लगा था मैंने उनकी शादियों पे। तो मैंने कहा थोड़ा सा सब्र करो। मैंने कि मैं इधर से खड़ी होती हूँ तो फिर बैठ के कोई बात करते हैं। अब मुझे पता लगा मेरा बड़ा बेटा उसको 2 लाख रुपए देकर आया बीच में। मेरी ऐसी मासूम बच्ची थी, एक किसी के आगे बोलती भी नहीं थी, हैं? कितनी बेदर्दी से मारा उसको। और मैं तो चली गई हूँ, बदोबदी से लेकर गया उसे घर से। जुआ खेलता था? हाँ, पता लगा हमें एक जुआ खेलता था। वे पैसे, जेवर बेच दिया? हाँ, जेवर सारा बेच दिया उसने। आपको कब पता चला? कभी माँ से बेटियां बात कर लेती हैं कभी? बस 2 माह पहले पता लगा, माँ 2 माह 1.5 माह पहले ही पता लगा है। तो मैंने कहा मैं इधर से खड़ी होती हूँ तो फिर इकट्ठे होते हैं तो फिर बैठ के बात करेंगे। सब्र कर रही थी? सब्र कर रही थी वे भी और मैं भी। एक अल्लाह ने तो पहले ही इतना बड़ा जख्म दिया हुआ था मुझको। मैं उधर 10 बजे गई हूँ तो 11 बजे यहाँ से लेकर चला गया उसको। हमारे घर भी नहीं आया, बाहर ही खड़ा रहा हुए। क्या चाहती हैं? क्या मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची का। खून के बदले मुझे खून चाहिए। मुझे ये गुजारिश है हुकूमत से, हुकूमत इंसाफ तो दिलाए हमको, हैं? हमारा कसूर क्या था? बेटियां वाला के कसूर क्या होता है? 7 तोला जेवर थे हमारा उसके पास, वो भी उसने बेच दिया सारा। मैंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, बैठ के बात करेंगे, इससे क्या मसला नहीं है। अब बताइएगा, शोबिया छोटी थी बहन, कभी आपसे बहनों सहेलियां भी होती हैं बहनें, कभी आपको उसने बताया कि शोहर मारता है, पीटता है? उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। गाड़ी का उसने सिर से जिक्र किया था उसने कि जो गाड़ी उसके नाम थी, जो हमने जहेज में गिफ्ट मिली की थी, जो हमने जहेज दिया था, हमने अपनी बहन को सारी चीज़ें दी थी। हमने अपनी बहन को हर एक चीज़ दी थी। हमने अपनी बहन को इतना जेवर हमने उसे पहनाया था, 20-25 लाख का तो हमने जेवर उसे पहनाया था। गाड़ी दी थी, हमने अपनी बहन के नाम करवाई थी गाड़ी। उसने बस जिक्र किया था, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कहा था कि वो मुझे कह रही गाड़ी मेरे नाम करवा दो, तो हमने कहा कि बाद में देख लेंगे, लेकिन उसने कोई ऐसी बात ही नहीं बताई। उस जानवर ने मेरी बहन को इतनी बेदर्दी से मारा है उसने। मैंने अपनी बहन को देखा है, मैंने उसके जख्म देखे हैं अपनी बहन के। उसके जिस्म में इतने जख्म थे, कोई जगह नहीं थी जहाँ मेरी बहन के जख्म नहीं थे। सर से लेके पाँव तक जख्म थे। मेरी बहन का गला पता नहीं क्या किया उन जालिमों ने मेरी बहन के साथ।
पता नहीं क्या क्या किया मुसलमा ने मेरी बहन के साथ। उसकी कमर पे, उसके हाथों पे, उसके चेहरे पे, उसकी गर्दन पे निशान थे, कोई जगह नहीं थी उसकी। मैंने अपनी बहन को देखा था, मैं पहुंची थी अपनी बहन के घर, मैंने अपनी बहन को गुस्ल दिया, मैंने तब भी अपनी बहन को देखा था। और जालिम ने पता नहीं क्या किया मेरी बहन के साथ, उसने पता नहीं क्या किया। कितनी मासूम थी मेरी बहन, अगर कोई गुस्से में कोई बोलता था वो बोलती नहीं थी, लड़ाई न करो बस, मैं कर देती हूँ ये काम, मैं ऐसे कर लेती हूँ, बस लड़ाई नहीं करना। हम बहनें अगर ऊँचा बोलती थी वो डर जाती थी कि चुप हो जाओ, मैं कर देती हूँ ये काम, लेकिन ऐसे मत करो। वो तो लड़ाई से इतना डरती थी, ऊँची आवाज़ में बोलती भी नहीं थी। ना कभी उसका किसी से कोई झगड़ा, हम बहनों का कभी झगड़ा नहीं हुआ, ना हम भाइयों का कभी, बहन भाइयों में जैसे कोई बात होती है कभी नहीं हुई। वो तो इतनी मासूम थी, वो बहुत मासूम थी वो। हमारी बस यही गुजारिश है मरियम नवाज से, यही गुजारिश है कि वो आए हमारे घर, हमारे सर पर रखें हाथ, हमारे दुख में शामिल हों, दिलवाएं हमारी बहन को इंसाफ। ऐसे जानवरों को दिलवाएं सज़ा जो किसी की बेटियों को लेके जाती हैं और उन्हें बेदर्दी से कत्ल करती हैं, उन्हें दिलवाएं सज़ा, उन्हें जैसे उन्होंने हमारी बच्ची के साथ किया है। हमारी बहन को तड़पा तड़पा के मारा, ऐसे उनको भी मारा जाए। आए हमारे घर, हमारे दुख में शामिल हो मरियम नवाज़, हमें इंसाफ दिलवाएं, हमें दिलवाएं इंसाफ। हमारी बहन का क्या कसूर था, क्या कसूर था हमारी मासूम बहन का जो उसे इतनी बेदर्दी से मारा गया है, ज़बरदस्ती उसे लेके गया यहाँ से। वो कह रही थी मैंने नहीं जाना, मैं अभी रुकूंगी, बस लेके गया है उसे फ़ोन किया है, उसने बात नहीं की, लेकिन फिर भी उसे लेके गया यहाँ से 10, 11, साढ़े 11 बजे इस टाइम वो लेके गया उसे यहाँ से रात को। वो पता नहीं था क्या, इसीलिए लेके गया था। पता नहीं उस जालिम ने क्या किया मेरी बहन के साथ। आप बता रही हैं कि आपकी बहन डर जाती थी लड़ाई से, ऊंचा बोलने से डर जाती थी। जी। कभी आपके दरमियान झगड़ा भी नहीं हुआ तो वो शोर के साथ तो वो ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती होगी? कभी नहीं, तो इतनी मासूम सी कभी किसी से, वो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ बहुत प्यार से। ये जिक्र भी नहीं किया कि मेरे शौहर ने मुझे कभी तंग किया है, कभी नहीं, कभी नहीं। उसने कभी अपने शौहर की बुराई की नहीं कभी। बस ये 1.5 महीने से 2 महीने से पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अंदर ही अंदर उसने कभी, बस उसने खुल के बात बताया भी नहीं कि मेरे साथ ये हो रहा है। वो मुझे क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसने कभी बताया ही नहीं। वो हमें बता दिया तो हम क्यों अपनी बहन को जाने देते हैं वहाँ, हम क्यों जाने देते हैं अपनी बहन को। आपसे भी छोटी बहन थी और जिस तरह बहन ने बताया कि वो तो किसी से झगड़ा भी नहीं करती थी। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, उस मासूम को इंसाफ मिले। और उसके जो मासूम बच्चे हैं, वो 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, उन्होंने तभी तक उसका प्यार भी नहीं देखा था अपनी माँ का, उन्होंने तो अभी देखा ही नहीं था। वो उनसे इतना प्यार करती थी, वो उनसे छोटे बच्चों से। अब उन मासूमों को क्या होगा, उनका उस दरिंदे को, उन बच्चों का भी एहसास नहीं हुआ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उसे कुछ चाहिए था तो वो हमसे बात कर लेता, वो मेरे भाई से कर लेता, मेरी माँ से कर लेता, इंतज़ार कर लेता। मेरी माँ ने कहा था इंतज़ार कर ले, वो इंतज़ार कर लेता। लालच थी गाड़ी की, पैसे की लालच थी उसको, इसलिए मारा बहन को। यही गाड़ी का ही था उसने, वो जो गाड़ी तो चलाता भी वही था जी, उसी के पास थी। बस बहन को तो चलानी भी नहीं आती थी। नहीं, बस हमारे अब्बू ने वो बस हम दोनों बहनों के ही नाम की थी हमारी गाड़ियाँ, कि मैं अपनी बेटियों को दे रहा हूँ, ये इनके ही नाम होनी चाहिए। वो बस हम यही चाहते हैं मरियम नवाज से कि वो बोलती हैं कि वो पूरी पंजाब की माँ है। वो बोलती है ना वो पूरी पंजाब की माँ है। हम चाहते हैं वो हमारे घर आए, एक माँ को इंसाफ दिलाएं, उन मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाएं। वो उन मासूम बच्चों को पता नहीं वो कहाँ तड़प रहे होंगे, वो कैसे, वो तो अपनी माँ के बगैर 1 मिनट नहीं रहते। वो कैसे तड़प रहे होंगे अपनी माँ के लिए। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले, उस दरिंदे को जहाँ भी है उसे ढूंढ के उसे मारा जाए। हम बस यही चाहते हैं, हम खून के बदले खून, हमें बस वो चाहिए, वो हम इंसाफ चाहिए हमें। ये गुफ्तगू आपने सुनी, वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वो कहती हैं कि मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ। ये बेटियाँ अपनी माँ को पुकार रही हैं इंसाफ के लिए। अभी तक मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हुआ। क्यों इस तरह की वारदात करने वाले मुलजमान कानून का जो है वो सहारा लेते हैं, अबूरी ज़मानतें लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मफरूर और इश्तिहारी हो जाते हैं और मुलजमान
गिरफ्तार नहीं होते हैं। इंसाफ होना चाहिए, कानून का भी यही तकाजा है और इनका भी यही मुतालबा है। वो बेटी, वो बहन और वो माँ जो लड़ाई से डरती थी, झगड़े से डरती थी, ऊंची आवाज़ में कोई बात करता था तो वो कांप जाती थी। कैसे वो अपने शोहर के सामने बोल सकती थी? कभी उसने अपने घर वालों को ये भी नहीं कहा कि उसका शोहर जुआ खेलता है, उसका शोहर उस पर तशद्दुद करता है या उसका शोहर उसको किसी तरह से भी तंग करता है। एक वो गाड़ी जो बाप ने अपनी बेटी को इसलिए दी कि वो अपने घर में खुश रहे, वो कार, वो गाड़ी जो वो ख़ुद चला भी नहीं सकती थी, वो गाड़ी उसको शोहर के ज़ेरे इस्तेमाल थी, उस पर भी वो कहता था कि वो गाड़ी उसके नाम कर दी जाए ताकि वो उसको फ़रोख्त कर सके, बेच सके। वो 25-30 लाख रुपए का जेवर जो पहले ही फ़रोख्त करके जुए में हार चुका था, उस गाड़ी को भी वो ऐसा ही करना चाहता था। वो माँ जो शायद ऐसी कई कारें अपनी बेटी पे वार देती, लेकिन उसने इन बहनों की बहन और इस माँ की बेटी बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये सवाल कि क्यों अक्सर ससुराल में बहू ही खुदकुशी करती है और बाद में ये वाक़यात कत्ल साबित होते हैं, इसका जवाब जानना ज़रूरी है। क्या कानून ऐसे मामलात में कोई रियायत देता है या सख्ती से इंसाफ के तकाजे पूरे करता है? इसी हवाले से हमने माहिर कानून की राय शामिल की ताकि वो वजाहत कर सकें कि घरेलू तशद्दुद, जहेज़ के तनाज़ात और शोहर या ससुराल वालों के हाथों बीवी के कत्ल के मुकदमात में कानून किस तरह अमल करता है और कातिल को किस तरह सज़ा दी जाती है। आइए सुनते हैं माहिर कानून की ज़ुबानी। देखिए, जो बुनियादी तौर पर जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है और फोरेंसिक रिपोर्ट की बेस के ऊपर ही केस जो है वो फर्दर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच सकता है। तो लिहाजा अगर इसको फोरेंसिक रिपोर्ट को बेस बनाकर ही आप अपना फर्दर जो सारा मैटर है उसके हवाले से जो केस को परसुएंस के हवाले से जो है वो बेहतरीन हो सकता है मामला। ये बड़ा बुनियादी एक हैसियत रखती है और सुपीरियर कोर्ट्स ने इसके ऊपर बेइंतहा जजमेंट्स जो हैं मौजूद हैं, जो कि हड्डी टूटने की जो अगर मेडिकल एविडेंस है उस मेडिकल एविडेंस की बेस के ऊपर ही सारा मैटर जो है वो डिपेंड यानी किया जा सकता है और उसको दोबारा आप सज़ा और जज़ा के मामले के हवाले से जो है ना जी ये चीज़ें चल सकती हैं। इसमें ये देखा जाएगा कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है और कौन करना चाह रहा है। अगर आईओ उसके अंदर इन्वॉल्व है तो आप या कोई भी उसके अंदर इस एविडेंस को ज़ाया करने के हवाले से कार्रवाई के अंदर इन्वॉल्व पाया जाता है तो बुनियादी तौर पर आप उसको कानूनी प्रोविजंस के मुताबिक आप सेक्शन 201 पीपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, इसमें ये आईओ पे डिपेंड करता है कि देखा यह चाहेगा कि वो किस वजह से भाग गया है। बुनियादी तौर पर ये हो सकता है कि वो डर या खौफ की वजह से भाग गया और किस वक्त वो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हवाले से ये चीज़ें वैल्यूएट होंगी कि वो क्यों भागा और उसके भागने की वजूहत क्या हैं। और ये भी एक बुनियादी नवीयत की बात है कि वो किसी डर या खौफ की वजह से भागा है या ख़ुद वकूवे के अंदर वो इन्वॉल्व है। देखिए, ये तो पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है और कि वो इसके जो भी रेलेवेंट एविडेंस हैं उसको कलेक्ट करके तो वो जमा करवाए और अपना इसको प्रोसिक्यूशन के अंदर जो है वो देखे कि मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या इसमें बुनियादी जो मामला है वो आईओ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आईओ इसके अंदर एविडेंस कलेक्ट करने के हवाले से कौन कौन सी चीज़ों को ऐड ऑन कर रहा है और किस तरीके से वो चीज़ों को लेके केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के हवाले से उसकी जो भी कार्रवाई है वो किस तरीके के साथ चलाई जा रही है। बाकी इसके अंदर जो आप बता रहे हैं कि हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं उस हवाले से मुआशरा अखलाकी पस्ती की तरफ जो है वो जा रहा है और लोगों को इतना शऊर नहीं है, लेकिन अगर बर वक्त जो है वो कार्रवाई की जाए और सज़ाएं होना शुरू हो जाएं और पुलिस अपना काम ईमानदारी के साथ करे तो कोई वजह नहीं ऐसे
जो जुर्म हैं इनके ऊपर बतदरीज काबू पाया जा सकता है। देखिए रियासती अदारे जो हैं वो जैसे ये एजेंसीज़ हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा पुलिस को मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए जदीद तरीन तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस हैं और उसमें बुनियादी तौर पर जो फोरेंसिक रिपोर्ट हैं और जो मेडिकल एविडेंस बड़ा बेहतरीन और बुनियादी किरदार अदा करती है और उसको आप हर एक चीज़ को चेक करवा सकते हैं, देख सकते हैं और जो मौके के ऊपर निशानात हैं उन निशानात के हवाले से और कई एक तरह की इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हुई हैं। अब मामला ये है कि सोशल हवाले से हमारे जो मुआशरा है, मुआशरा एज़ ए होल बहुत इन्हतात पजीरी की तरफ राग़ब है और लोगों का इंसाफ के ऊपर यकीन जो है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि कोई भी हम एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या केस की तफ्तीश के ऊपर हम असरअंदाज हो सकते हैं और केस के ऊपर असरअंदाज होने के हवाले से अगर कंप्लेनेंट ये चाहे कि हमें इसके ऊपर वो सेटिस्फाइड नहीं है अगर तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को एप्लीकेशन इसमें मूव कर सकते हैं, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी जा सकते हैं। इसमें काफ़ी रेमडीज़ इस तरह की अवेलेबल है। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलजिम की अदालत से ज़मानत कैंसिल करवाकर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि जब शोहर या उसके साथी बीवी पर तशद्दुद करते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं तो कानून उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं देता। पुलिस का कहना है कि मरकज़ी मुलजिम को कानून के कटहरे में लाकर ऐसी सज़ा दिलवाई जाएगी कि आइंदा कोई भी शख्स अपनी बीवी, अपने बच्चों की मां पर हाथ ना उठा सके। ये कहानी हमें सबक देती है कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सिर्फ पुलिस या अदालतों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का फ़र्ज़ है। अगर हम खामोश रहेंगे तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा, लेकिन जब कानून हरकत में आता है तो कसूरवार को सज़ा मिलती है। तो ये मुआशरे के लिए एक मजबूत पैगाम होता है कि जुल्म करने वाला कभी बच नहीं सकता। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने एक बेटी के खून की कहानी आपके सामने रखी। इंसाफ के तकाज़े पूरे करना और मजलूम को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।